अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग इंग्लिश 511 का लेसन नंबर 8 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 8 है आपके पास कंप्रीहेंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। टॉपिक 43 आपके पास है कि हम इसमें डिफाइन करेंगे कंप्रीहेंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज है क्या। जब हम कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उस लफ्ज़ का मतलब एक नहीं होता, उसके दो या दो से ज़्यादा मतलब होते हैं। जैसे कि सुनने वाला अपनी मर्ज़ी का मतलब लेता है, उस सारे प्रोसेस को, उस लैंग्वेज को, उस लफ्ज़ को हम कहेंगे कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। यानी कि जब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज की, तो हम कहेंगे कि फिगरेटिव लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट मीन्स वन थिंग लिटरली। यानी कि हमने बताया कि कोई भी एक चीज़ को हमने डिफाइन किया, उसका मतलब कुछ और था, लेकिन उसे लिया डिफरेंट तरीके से किया, जिसका मतलब उसका मतलब अपनी मर्जी से सामने वाले ने लिया, तो उसे हम कहते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज है। हॉनेक जो थे उन्होंने नोट किया था कि प्रिवलेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज को एडवर्टाइजिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिली थी प्रिवलेंस। स्टडीज़ देखी जाए ना लैंग्वेज को लेकर, तो टेलीविज़न न्यूज़ प्रोग्राम जितने भी होते हैं टेलीविज़न के प्रोग्राम, वहाँ पे स्पीकर जो होता है एक यूनिक मेटाफोर यूज़ करता है एवरी 25 वर्ड्स। हर 25 वर्ड्स के बाद वो एक यूनिक मेटाफोर यूज़ कर होता है, और उस मेटाफोर को हम कहते हैं कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर इंटेंडेड मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के, किसी सेंटेंस के, किसी भी एक्सप्रेशन के। मतलब यूँ समझ लें कि असल मतलब से हट के मतलब उस अल्फाज, उस सेंटेंस, उस एक्सप्रेशन के होते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर। अब फिगरेटिव लैंग्वेज में होता क्या है कि जो स्पीकर होता है वो कुछ और बोलना चाह रहा होता है, लेकिन वो लिटरली मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है। अब रेफरेंस, आप न्यूज़ सुनते हो तो या आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी कि लव इज़ जर्नी। अब यहाँ पे ना हमें एक बात बता दी गई कि लव इज़ जर्नी, पर इसे कंप्लीट नहीं किया गया, एक अधूरा था, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते थे लव कौन सी जर्नी है, सारा ये हम अपनी मर्ज़ी से इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज की तरफ। दो तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज होती हैं। फर्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट जो होता है, इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है स्पीच एक्ट का। फिर हम जाते हैं, हम देखते हैं जो टर्म्स उसमें यूज़ हुई हैं उसे कैसे डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम गुड डील ऑफ रिसर्च के बारे में बात करें, तो फिर जब हम देखते हैं कि हमारी रिसर्च बेहतरीन तरीके से हो चुकी है, हमने मुख्तलिफ तरीके से स्पीच को समझ लिया, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस को देख लिया, तो हम इसमें देखते हैं कि जो रिसर्च होती है ना, जबकि हम सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो रिसर्च जो होती है उसमें कुछ हटर्स आ जाते हैं जिनको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन उसमें इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। तो हम क्या करते हैं, कोई फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं, लाइक आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज। ये एक ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि आपको सेटिस्फाई भी कर देते हैं और आपका मतलब भी पूरा हो जाता है। आई कॉन्ग्रेलेट, और इस तरह हम लोग करते हुए सारे अल्फाज यूज़ करते हैं। इन्हें हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, यानी कि वो एक्ट जो डायरेक्टली ना बोले जा रहे हों, जिनमें आपके मानी छुपे हुए हों, उन्हें हम कहते हैं कि वो इनडायरेक्ट स्पीच है। मेटाफोर, मेटाफोर क्या है? अब कोई इंसान कहता है, लाइक किसी ने कहा कि जिम्स हेड इज़ फुल ऑफ रॉक, तो इसका हम जब इसे इंस्टेंटली रिकग्नाइज करते हैं तो ये मेटाफोरिक स्टेटमेंट है, इसमें कंप्रीहेंशन हो रहा है ना। यानी कि किसी भी जुमले को अगर कंपेयर किया जाए किसी और चीज़ के साथ, उसे मेटाफोर कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी सेंटेंस को उसके मीनिंग असल मतलब को छुपा कर एक नॉर्मल सा जुमला बना दिया जाए और उस नॉर्मल जुमले में मुख्तलिफ मतलब आ रहे हों, तो हम उसे लेके आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट के अंदर। और मेटाफोर में जैसे कंपैरिजन की हमने बात की, अब जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो मेटाफोरिक लैंग्वेज जो होती है उसमें डिफरेंट बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं किसी भी जनरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन की। मेटाफोर और दूसरे फॉर्म जितनी भी फिगरेटिव लैंग्वेज की होती हैं ना, वो ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिसके अंदर जिन्हें हम डिसमिस नहीं कर सकते, उनके पेरिफेरल कंसर्न को डिसमिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास इम्पोर्टेंट जो आता है वो है टॉपिक 45।
अब जब हम स्टडीज़ लेते हैं इस लैंग्वेज को लेकर तो हमारे सामने आया कि मुख्तलिफ टाइप होती हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की जो हमें इनेबल करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ये वाइडर रेंज पे हो रही होती है, ये मतलब वाइडर रेंज ऑफ उसके मीनिंग होते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप देखो फिगरेटिव अगर कम्युनिकेशन है तो उसके अब जो एंकर है, मैं अब न्यूज़कास्टर की अगर बात करती हूँ या कोई एंकर जो है वो अगर बात कर रहा है तो उसका लाजिम मतलब वो नहीं है जो वो बता रहा है, बल्कि उसमें पोशीदा मतलब होता है, यानी वो इनडायरेक्ट स्पीच कर रहा है। वो अपने एक्सप्रेशन अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहा है, पर वो इस तरह कर रहा है कि वो छुपे हुए भी हैं और वो आपके नज़रिए के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है जी प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी जो है इसमें अगर हम देखें तो इसमें लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, जो कि शेयर्ड अजम्पशंस के बारे में के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करता है। यानी प्रैग्मेटिक थ्योरी जो है इसमें हम लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को देखते हैं और लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंदर शेयर्ड अजम्पशंस को देखते हैं। अब ये जो शेयर्ड अजम्पशंस होती हैं ये कम्युनिकेशन के बारे में होती हैं। इसमें हम इम्प्लिसिट अजम्पशंस को रेफ़र कर रहे होते हैं। इसमें हम अब जब इम्प्लिसिट अजम्पशंस को रेफ़र करते हैं तो वो उससे हम ले आते हैं रेफ़र करते हुए कन्वेंशंस की तरफ लेके आते हैं। अब ग्राइस जो थे उन्होंने 4 कन्वेंशंस को किया था जिन्हें हम आजकल कहते हैं, जिससे उसने कहा था कि वो मैक्सिम है। अब उसके नज़दीक जो स्ट्राइव था ना इन्फॉर्मेशन का, वो क्लियर होना चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन को क्लियर होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए। टॉपिक 47 आपके पास क्लास इंक्लूजन थ्योरी। ग्लक्सबर्ग जो और उसके कुलीग जो थे वो उन्होंने एक एडवांस मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मेटाफोर जो है वो क्लास इंक्लूजन स्टेटमेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेटाफोर को जैसे हम देखते हैं कि उसमें बात करते हैं हम क्लास ऑफ या उसमें हम कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं, तो इसी तरह क्लास इंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हम डिटरमिन कर रहे होते हैं कि जो लैंग्वेज जो सेंटेंस बोला गया उसमें उसकी डीपनेस क्या थी। अगेन आपके पास मेटाफोर आ गया। जब हम मेटाफोर की स्टेटमेंट को देखते हैं ना या हम मेटाफोर को यूज़ कर रहे होते हैं ना तो हम ऐसी कभी कभी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जो कोई सेंस बनाती नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइम इज़ अ थीव। अब देखिए इसमें सेंस नहीं है। देखिए इसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि थीफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ चीज़ स्टील कर ली, बट हम यहाँ पे एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं जैसे कि आवर्स हो गए, डेज समटाइम्स हो गए, ये जो होते हैं ये अगर स्लिप हो जाए ये वापस नहीं आते, तो हमने कहा कि टाइम इज़ अ थीव। इसी तरह आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी गई थी। टाइम इज मनी, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। तो ये इस तरह की आपके पास इसमें आई हुई हैं एग्जाम्पल्स। अगर आप मेटाफोर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब करें विद एग्जाम्पल तो आप एग्जाम्पल में इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। स्माइल। अब स्माइली एक बेसिकली कंपेयर करता है दो थिंग्स को। अब इसमें हम देखते हैं लाइक और एज। अब देखो आपके पास एक जुमला है ना, बिजी एज अ बी, हमने कंपेयर कर दिया और इसमें हमने एज को यूज़ कर दिया। क्लीन एज अ विसल, ब्रेव एज अ लॉयन। अब सेकंड आपके पास आता है लाइक। लाइक में आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी, द टॉल गर्ल स्टूड आउट लाइक अ सोर थम। अब इट वाज वेरी इजी या इट वाज एज इजी एज शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट आपके पास आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली इसमें हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ लेके आते हैं, एनिमल्स और आइडियाज़ के साथ लेके आते हैं। इससे हम अफेक्ट मतलब हम रीडर के इमेजिनेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो इमेजिन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। लाइक जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं फिक्शन मूवीज़ की देखें, पोइट्रीज को देखें, चिल्ड्रन राइम्स ऐसी होती हैं उनमें उनमें आप मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को एनिमेट कर होते हो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, आइडियाज़ के साथ। अब एग्जाम्पल इसमें है अपॉर्चुनिटी नॉक एट हिज डोर, द सन ग्रीटेड मी दिस मॉर्निंग। इसके बाद ही आपके पास आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल बेसिकली एक आउटरीजियस एक्सेलेरेशन है जिसके अंदर हम एफेसाइज करते हैं किसी भी पॉइंट को। इसमें हम देखते हैं कि ये टेंड करता है टुवर्ड रिडिकुलस और द फनी। हाइपरबोल जो होता है ये ऐड करता है कलर्स को, डेप्थ को, और ये कलर और डेप्थ जो होते हैं ये करेक्टर के अंदर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू स्नोर लाउडर देन अ फ्रेड ट्रेन,
तो आपने यहाँ पे एक हाइपरबोल बना दिया, यानी कि हम कंपेयर तो इसमें भी कर रहे हैं बट इन अ फनी वे कर रहे हैं। तो जितने भी आपके पास फनी वे में कंपैरिजन चलते हैं उन्हें हम हाइपरबोल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास चलता है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म बेसिकली इसमें हम वर्ड्स को जिनके अपने मानी होते हैं यूज़ करते हैं, और हम इसे जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम इंटायरली डिफरेंट इसके वर्ड्स को रिप्रेजेंटेशंस में लेके आते हैं। आपके पास अगर एग्जांपल देखें तो आपके पास आता है कि यूजिंग द इमेज ऑफ अमेरिकन फ्लैग टू रिप्रेजेंट पेट्रियाटिज्म एंड लव फॉर वंस कंट्री। देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें थी ना, कि अगर अमेरिकन फ्लैग के बारे में बात की गई थी कि उसका मतलब ये होता है कि वो पेट्रियाटिज्म की तरफ है यूज़ कर रहा है, और उस इंसान के अपने मुल्क की तरफ मोहब्बत दिखाता है। तो ये सारा कुछ हमारे पास आ जाता है सिंबलिज्म, यानी सिम्बलेटिक बात की गई थी, यानी सिम्बल्स यूज़ हुए थे। अमेरिकन फ्लैग इज़ अ सिंबल, पेट्रियाटिज्म आपके पास आ गया। इसी तरह एप्पल को हमने रिप्रेजेंट किया कि वो ट्रेडिशनल अमेरिकन लाइफस्टाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा, या यूँ कह लें कि एप्पल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एप्पल पाई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल अमेरिकन लाइफस्टाइल को। तो ये था जी लेक्चर नंबर 8 है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से लेक्चर नंबर 9 भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपके पास अब टाइम काफ़ी कम है। मेमोरी फॉर सेंटेंस। जब हम टॉपिक 49 को देखते हैं कि मेमोरी फॉर सेंटेंस के अंदर मेमोरी फॉर मीनिंग वर्सेस सरफेस फॉर्म क्या है, तो जब हम बेसिक आइडिया देखते हैं ना सेंटेंस मेमोरी का, तो हम देखते हैं कि वो कंसर्न करता है कि आया कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन हुई या कितनी एग्जैक्ट वर्बेटिम वर्ड्स आपके सेंटेंस के अंदर आपने यूज़ किए हैं, उनके मानी कितने सिंपल्स हैं, यानी कि आपने सेंटेंस को कितना अच्छा रखा, उसमें कितने अच्छे मानी रखे। टाइम कोर्स ऑफ रिटेंशन के अगर देखें तो इसमें हमें पता चला कि हम जो आइडिया देते हैं उस आइडिया को हम किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, या वो ऑर्डिनरी यूज़ कर रहे हैं उस आइडिया को सपोर्ट करते हुए सिंथेटिक स्ट्रक्चर को, या फिर हम अंडरलाइंग मीनिंग उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब क्लासिक स्टडी की गई थी, सेक्स एग्जामिन किया था उसने कि जो टाइम पैरामीटर्स होते हैं वो प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो टेंडेंसी होती है स्टोर करने की किसी भी वर्ड के अंदर सेंटेंस को, उसके मीनिंग को, या किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड को और उसके मीनिंग को, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में होती है कि लिमिटेड नहीं होती स्पोकन लैंग्वेज तक। फिर आपके पास आता है प्रैग्मेटिक फैक्टर। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम एग्जैक्ट फॉर्म को हम रिमेंबर रखते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म कि क्या बोला गया था हमें, वो हमें जो चीज़ें याद होती है कभी कभी वो हो जाता है कि वो पजलिंग होती हैं, कभी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, कभी इरिटेटिंग हो जाती हैं। इसी तरह टॉपिक 51 है आपके पास इन्फ्रेंस एंड सेंटेंस मेमोरी। जब हम बात करते हैं नोशन की, जो ग्रेटर एलिब्रेशन हो रही होती है ना, जो कि प्रोसीड कर रही होती है बेटर रिटेंशन की तरफ, उसमें हम सब्सटेनल अमाउंट ऑफ सपोर्ट यूज़ कर होते हैं। लाइक साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में अगर देखा जाए तो वर्ड को लिया जाता है, सेंटेंस को लिया जाता है, डिस्कोर्स को लिया जा रहा होता है। अगर हम एलिब्रेशन देख रहे होते हैं ना किसी भी प्रोसेस की, एलिब्रेशन ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोसेस को लेकर, तो उसमें हम देखते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो रिलेटेड कर रही थी उस इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए उससे, या जो ऑलरेडी हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर है वो हमारी कुछ हेल्प कर रही है या नहीं। फर्स्ट के अगर देखें तो फर्स्ट रिकग्निशन एरर के अंदर अगर हम देखें इन्फ्रेंसेस को, तो हमें पता ये चला कि जो ब्रांसफोर्ड थे उन्होंने प्रेजेंट किया था लोगों के अंदर, लोगों को दिखाया था कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेंटेंस पाई जाती है, और लेटर ऑन क्या हुआ कि उस लिस्ट को प्रूव किया गया उसकी टेंडेंसी को कि वो फर्स्ट रिकग्निशन एरर की तरफ है। अब ये वो एरर होते हैं जो लोगों के यकीन पे पाए जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा, मतलब लाजिम नहीं होता जो देखा गया वो हकीकत है। अब वो जो देखना होता है उसमें एरर्स होते हैं, सुनने में भी मुख्तलिफ एरर्स आ जाते हैं। आपके पास एक एब्रीवेशन आती है DRM, डीस रोडिगर मैक्डर्मिट। अब जब हम डीस रोडिगर मैक्डर्मिट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पैराडिगम है या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूज़ की गई ताकि पता चल सके ह्यूमन मेमोरी के अंदर फर्स्ट मेमोरी कितनी पाई जाती है।
ये वो प्रोसीजर है जिसकी मदद से देखा गया था कि इंसान कितनी अच्छे से सेंटेंस को कर सकता है, उसके ड्रीम्स में क्या चल रहा है, वो खुद को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। इस प्रोसीजर के जो पायनियर थे वो जेम्स जीस थे। इन्होंने 1959 के अंदर ये प्रोसीजर आपके सामने रखा था। ये कहा यह जाता है कि ये हेनरी एल रोडिगर थ्री और कैथलीन मैकडॉर्मिट ने इस प्रोसीजर को एक्सटेंड किया था, रिसर्च लाइन तक लाए थे। ये 1995 तक हुआ था, इसलिए इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डीस रोडिगर मैकडॉर्मिट, और ये काफ़ी पॉपुलर था पैराडिगम। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, नहीं समझ आता तो भी मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद ही हम टॉपिक 53 की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास आता है प्रेपोजिशन और सेंटेंस में भी। जब हम देखते हैं अपने एबिलिटी स्टोर करने की, स्टोर द गिस्ट ऑफ व्हाट अनदर पर्सन हैज सेड, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ स्टोर की है आया उसका एग्जैक्ट मीनिंग है भी कि नहीं, या एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है भी या नहीं। एक एक्सेप्शन होती है स्टेटमेंट की जिसके अंदर हम प्रैग्मेटिकली स्ट्रिकिंग करते हैं, जैसे कि हम वो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं जो सामने वाला चाह रहा होता है, और ये एवरीडे लाइफ में हम लोग कर रहे होते हैं। फिर आपके पास जी टॉपिक 54 आता है एनालिसिस ऑफ प्रोपोजिशन, सेंटेंस एंड क्लॉज टाइप। अब जो प्रोपोजिशन और होती है ये आइडिया यूनिट होता है, इसमें हम स्टेटमेंट की बात करते हैं जो कि एक्सप्रेस करता है फैक्चुअल क्लेम्स को। ये बेसिक यूनिट होता है जो इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन ऑफ टेक्स्ट को। प्रोपोजिशन जो होता है वो करस्पॉन्ड करता है रफली टू वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, सबऑर्डिनेटिंग कर मतलब कंजंक्शंस हो गया, नाउन्स हो गया, प्रोनाउन्स हो गया, यानी कि हम अपने कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, और ये सारा काम जो होता है ये प्रेपोजिशन, ये एनालिसिस ऑफ प्रेपोजिशन के अंदर हो रहा होता है। अगर हम किसी सेंटेंस का एनालिसिस स्टार्ट करें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कहाँ पे नाउन यूज़ हुए थे, कहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुए थे। तो ये था जी लेसन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।